Good evening, friends. Hope all of you are doing well. अ, जैसा कि हमने देखा कि हमने लास्ट चैप्टर में लास्ट जो वीडियो थी हमने उसमें नेचर कंजर्वेशन हमने उसमें डिस्कस किया था और उस वीडियो में हमने इंटरनेशनल कन्वेंशंस के बारे में पढ़ा, क्या होती हैं, ट्रीटीज क्या होती हैं और प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं। और लास्ट लेक्चर में हमने नेचर कंजर्वेशन को कवर किया था। जो इंटरनेशनल कन्वेंशंस हैं वो हमने मेजॉरिटी वे में हमने उसको 4 पार्ट्स में कैटेगराइज किया था। द फर्स्ट वाज नेचर कंजर्वेशन, जो हमने ऑलरेडी कवर अप कर लिया है उसको। आज हम देखेंगे कौन सी ऐसी कन्वेंशंस हैं जो कि हजार्डस मटेरियल पे हैं। चलिए फ्रेंड्स, मैं अभी जो हजार्डस मटेरियल पे बेस्ड कन्वेंशंस हैं मैं उन्हें वन बाय वन आपसे डिस्कस करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जो काफ़ी इम्पोर्टेंट कन्वेंशन है दैट इज़ बेसल कन्वेंशन। बेसल जो है एज ऑलरेडी टोल्ड टू यू, जो बेसल है वो एक सिटी का नेम है जो कि स्विट्जरलैंड में है। बेसल कन्वेंशन का जो बेसिक पर्पस था फ्रेंड्स वो था जो इंटर कंट्रीज या ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट थी हजार्डस वेस्ट की और उनके डिस्पोजल की, उसकी मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करना और उसकी मूवमेंट को कंट्रोल करना। बेसिकली जैसा कि होता था कि पहले, इससे पहले क्या होता था, जैसे कुछ लोग अपने लालच के लिए या किसी भी उसके लिए वो जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज थी, जो भी ये हजार्डस वेस्ट होता था वो वहां डंप कर देते थे उसको। लेकिन जब से बेसल कन्वेंशन आई है तब से इसको काफी कंट्रोल कर दिया गया है। अब सबसे पहला काम इस कन्वेंशन ने क्या किया है वो है हजार्डस वेस्ट को डिफाइन करना। किस वेस्ट को हजार्डस वेस्ट कहा जाएगा वो बेसल कन्वेंशन में बताया गया है। उसका ओरिजिन क्या है, उसकी कंपोजिशन क्या है, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो उससे हमें पता चलेगा कि हजार्डस मटेरियल कौन सा है। इसका ओवरऑल गोल क्या था फ्रेंड्स? इसका जो एम था वो था ह्यूमन हेल्थ और एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना। जो भी हजार्डस वेस्ट या किसी अदर वेस्ट के इफेक्ट्स हैं जो कि उसकी जनरेशन या उसको मैनेज करने के टाइम पे एनवायरनमेंट या ह्यूमन हेल्थ में आते हैं, उसको उसकी प्रोटेक्शन के लिए बेसिकली इसको जो है बेसल कन्वेंशन को किया गया। सेकंड क्या था? रिडक्शन ऑफ ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ हजार्डस वेस्ट। जो एक देश से दूसरे देश में हजार्डस वेस्ट को इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता था उसको रिड्यूस करना। मिनिमाइजेशन ऑफ जनरेशन, क्वांटिटी एंड डिग्री ऑफ हजार्ड। बेसिकली हजार्डस वेस्ट की इंटेंसिटी को कम करना भी इसका बहुत एक इम्पॉर्टेंट पर्पस था। उसकी क्वांटिटी को कम करना इसका एक इम्पॉर्टेंट पर्पस था। प्रमोशन ऑफ एनवायरमेंटली साउंड मैनेजमेंट ऑफ हजार्डस वेस्ट। साथ ही साथ जो हजार्डस वेस्ट को कैसे मैनेज किया जाए, इसमें भी जो है बेसल कन्वेंशन का बहुत बड़ा रोल है। कैसे हम इसको साइंटिफिकली जो है हजार्डस वेस्ट को डिस्पोज करते हैं, इसको कन्वर्ट भी करते हैं, तो वो चीज भी बेसल कन्वेंशन बताती है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये इस जो स्लाइड के थ्रू हम ये देखेंगे कि बेसल कन्वेंशन ने कौन कौन से वेस्ट को कवर किया।
फ्रेंड्स, मैं आपको ये चीज बता देना चाहता हूं कि बेसेल कन्वेंशन ने जो वेस्ट बताए हैं, सिर्फ वही वेस्ट बेसेल कन्वेंशन कवर करती है हजार्डस वेस्ट में। तो ये एक जो है एक्सक्लूसिव लिस्ट है जो वेस्टेज की है, इट्स नॉट इंक्लूसिव। सिर्फ यही वेस्ट बेसिल कन्वेंशन कवर करती है, इसके अलावा और कोई भी वेस्ट बेसिल कन्वेंशन कवर नहीं करती। तो जो हजार्डस वेस्ट हैं उसमें देखिए उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखते हैं। उसमें टॉक्सिसिटी होती है, करोसिविटी होती है, इग्नाइटेबिलिटी होती है, रिएक्टिविटी होती है, इकोटॉक्सिसिटी है। लेकिन कौन कौन से जो वेस्ट हैं वो हजार्डस वेस्ट का पार्ट होंगे? दैट इज क्लिनिकल वेस्ट, जो किसी भी क्लिनिकल ट्रायल या क्लिनिकल रिसर्च के टाइम पे वेस्ट होता है। माइनिंग वेस्ट, कोयला खदानों में या किसी भी चीज को माइनिंग करते हुए जो वेस्ट निकलता है। इंडस्ट्रियलिस्ट वेस्ट, जो हमारी इंडस्ट्रीज का वेस्ट है। एग्रीकल्चरल वेस्ट, एंड ऑफ लाइफ इक्विपमेंट एंड कमोडिटीज, पीसीबी इक्विपमेंट, स्टॉक पाइल्स, बैटरीज, ई वेस्ट, शिप्स एक्सेट्रा। तो फ्रेंड्स, इस जो ये सारे वेस्ट हैं ये हमारे बेसल कन्वेंशन का पार्ट थे, इनको हजार्डस वेस्ट की कैटेगरी में रखा गया है। करंटली एड्रेसेस 27 स्पेसिफिक कैटेगरीज ऑफ वेस्ट एंड 20 वेस्ट स्ट्रीम। तो ये 27 स्पेसिफिक कैटेगरी जो वेस्ट है उनको ये एड्रेस करता है, क्या? बेसल कन्वेंशन। फ्रेंड्स, सेकंड कन्वेंशन जो हजार्डस वेस्ट के ऊपर है दैट इज स्टॉकहोम कन्वेंशन। स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन persistent organic pollutant was adopted at conference of plenipotentiaries on 22nd May 2001 in Stockholm, Sweden and entered into force on 17th of May 2004। तो ये जो स्वीडन का एक शहर है स्टॉकहोम, उसमें ये 22 ऑफ मई 2001 को ये कन्वेंशन हुई थी, स्टॉकहोम कन्वेंशन जिसे हम कहते हैं। लेकिन इसको जो लीगल इसको रूप दिया गया, इसको जब फोर्स में लाया गया, वो 17 ऑफ मई 2004 को लाया गया। तो फ्रेंड्स, जो इसमें हमने कहा परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं ये हम देखेंगे। These are organic chemical substance that are carbon based। ये कार्बन बेस्ड कुछ केमिकल सब्सटेंस हैं। They when released into the environment remain for longer period of time that adversely affect human health and the environment around the world। कुछ ऐसे कार्बन बेस्ड ऑर्गेनिक केमिकल सब्सटेंस जो कि जब एनवायरनमेंट में रिलीज किए जाते हैं तो उनका जो पीरियड ऑफ स्टे होता है वो बहुत लॉन्गर होता है, बहुत सालों तक वो एनवायरनमेंट में स्टे कर सकते हैं, जिनके कारण हमारी ह्यूमन हेल्थ जो है और हमारा जो एनवायरनमेंट है वो बहुत उससे इफेक्ट होता है। पीओपी कंसंट्रेट is in living organism through another process called bioaccumulation। Though not soluble in water, POP are readily absorbed in fatty tissue where concentration can become magnified by up to 70,000 times the background level। तो जो POPs होते हैं फ्रेंड्स, ये कैसे, देखिए ये कैसे मतलब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में कॉन्सेंट्रेट होना स्टार्ट कर देते हैं। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। आजकल बड़ा बर्निंग इशू भी चल रहा है। जो हमारे किसान भाई कुछ जिसे हम कहते हैं पेस्टिसाइड यूज करते हैं, तो उन पेस्टिसाइड्स की कुछ मात्रा हमारे शरीर में हमेशा मौजूद रहती है। किस कारण? क्योंकि जनरली हमने देखा गया है कि क्रॉप यील्ड बढ़ाने के लिए या कुछ रोडेंट्स या और जो कुछ कीड़े मकोड़े होते हैं उनसे फसल को बचाने के लिए पेस्टिसाइड्स का यूज किया जाता है। तो इसी कारण जब हम कुछ भी कोई गेहूं खाते हैं या कुछ भी ऐसा कोई
कोई हम सब्जियां खाते हैं, तो उसमें भी कुछ मात्रा जो पेस्टिसाइड्स की होती है वो हमेशा रह जाती है। तो इसी के कारण जो है ये सारे पीओपीज हमारी बॉडी में कॉन्सेंट्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं, और इस प्रोसेस को बायो अकमुलेशन भी कहते हैं, जिस प्रोसेस के कारण लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पीओपीज कॉन्सेंट्रेट करना स्टार्ट करते हैं। पीओपीज जो है ये पानी में घुलते नहीं है। पीओपीज आर रेडली एब्जॉर्ब्ड इन फैटी टिश्यूज। ये हमारे जो टिश्यूज होते हैं उसमें एब्जॉर्ब कर जाते हैं, वेयर कॉन्सेंट्रेशन कैन बिकम मैग्नीफाइड बाय अप टू 70 टाइम्स द बैकग्राउंड लेवल। तो फ्रेंड्स, स्टॉकहोम कन्वेंशन का प्रिंसिपल एम क्या था? द रिडक्शन ऑफ हजार्डस वेस्ट जनरेशन एंड द प्रमोशन ऑफ एनवायरमेंटली साउंड मैनेजमेंट ऑफ हजार्डस वेस्ट वेयर एवर द प्लेस ऑफ डिस्पोजल। तो इसका जो प्रिंसिपल एम था वो था हजार्डस वेस्ट की जनरेशन को रिड्यूस करना, और ऐसे साउंड मैनेजमेंट करना, उसकी अच्छी तरह से मैनेजमेंट करना हजार्डस वेस्ट की, ताकि उसको विदाउट हार्मिंग द एनवायरमेंट हम उसको डिस्पोज ऑफ कर सके। द रिस्ट्रिक्शन ऑफ ट्रांसबाउंडरी मूवमेंट ऑफ हजार्डस वेस्ट एक्सेप्ट वेयर इट इज परसीव्ड टू बी इन अकॉर्डेंस विद द प्रिंसिपल ऑफ एनवायरमेंटली साउंड मैनेजमेंट। जो एक अंधाधुंध ट्रांसबाउंडरी मूवमेंट चल रही थी हजार्डस वेस्ट की, उसको ये हमारी जो स्टॉकहोम कन्वेंशन है इसने रिस्ट्रिक्ट किया, और जो कंट्रीज इसकी मेंबर कंट्रीज हैं वही सिर्फ इसकी जो है ट्रांसबाउंडरी मूवमेंट कर सकती थी, लेकिन दैट टू विद इन द जो उनके स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स थे कि हमने उसको किस तरह से एक कंट्री से दूसरी कंट्री में शिफ्ट करना है। उसमें कुछ नहीं है दोस्त, ये जो साउंड प्रिंसिपल्स हैं इसमें बताया गया है कि बेसिकली ड्यूरिंग द शिफ्ट, जब हम इसको एक कंट्री से दूसरी कंट्री कर रहे होते हैं तो हमने उसको कैसे हैंडल करना है। चलिए आगे देखते हैं। ए रेगुलेटरी सिस्टम अप्लाइंग टू केसेस वेयर ट्रांसबाउंडरी मूवमेंट्स आर परमिसिबल। जहां पे भी ट्रांसबाउंडरी मूवमेंट्स परमिसिबल हैं, उस शिफ्ट को कैसे रेगुलेट करना है ये भी इसमें बताया गया है। चलिए फ्रेंड्स, अभी हम देखते हैं यूएनसीसीडी। यूएनसीसीडी जो है ये हमारा बेसिकली हमने अपने दो जो मेन काइंड्स ऑफ इंटरनेशनल कन्वेंशन है उसको कवर कर लिया है। द फर्स्ट वन वाज नेचर कंजर्वेशन एंड द सेकंड इज हजार्डस मटेरियल। अब थर्ड जो है हम वो है लैंड के ऊपर जो है इंटरनेशनल कन्वेंशन हुई। हमने जो अपना ये अर्थ है या लैंड है इसको हमने कैसे हमने डेजर्टिफिकेशन से रोकना है, लैंड डिग्रेडेशन को रोकना है, ड्राउट को रोकना है, वो हमें यूएनसीसीडी में बताया गया है। तो यूएनसीसीडी क्या है फ्रेंड? यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। जो डेजर्टिफिकेशन हो रहा है वो उसको कैसे रोका जाए, लैंड डिग्रेडेशन को कैसे रोका जाए, ड्राउट को कैसे रोका जाए, इसको कौन सा कन्वेंशन गवर्न करता है? उसका नाम है यूएनसीसीडी। डेजर्टिफिकेशन, land degradation in the dry lands resulting from various factors and does not connote spread or expansion of desert। जैसे कि इसमें बताया गया है फ्रेंड, लैंड डिग्रेडेशन इन द ड्राई लैंड्स। जो ड्राई लैंड्स में लैंड डिग्रेड होती है जिसके के बहुत सारे वेरियस फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि एरिड, सेमी एरिड, ड्राई, सब ह्यूमर रीजन। तो ये इसका मेन पर्पस था कि डेजर्टिफिकेशन को कैसे रोका जाए बेसिकली। Established in 1994, UNCCD is the sole legally binding international agreement linking environment and development to the sustainable land management। 1994 में फ्रेंड ये एस्टेब्लिश हुआ, और इसका जो एक सोल मोटिव था जो कि सारी मेंबर कंट्रीज पे लीगली बाइंडिंग था, वो था एनवायरमेंट और डेवलपमेंट टू द सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट। उसको इन्होंने लिंक किया हमारे एनवायरनमेंट से
एक सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट कैसे लिंक्ड है वो इसमें बताया गया। फ्रेंड्स, आगे हम देखेंगे वियना कन्वेंशन। जो वियना कन्वेंशन है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि आपके लिए ये ईयर्स जो है वो याद करना ज़रूरी है। जनरली एमसीक्यूज में पूछ लिया जाता है कि ये वियना कन्वेंशन को किस साल में अडॉप्ट किया गया और ये कब ये लीगली बाइंडिंग हुई कंट्रीज पे। तो ये सब आपने याद करना है फ्रेंड्स। अडॉप्टेड इन द ईयर 1985 एंड एंटर्ड इनटू फोर्स 1988। 1985 में इसको अडॉप्ट किया गया, लेकिन ये बाइंडिंग था सभी कंट्रीज के ऊपर 1988 में। It acts as a framework for the international effort to protect ozone layer. However, it does not include legally binding reduction goals for the use of CFS. और सॉरी, ये CFCs है फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा। ये जो है, जो हमारे एनवायरनमेंट में या एटमॉस्फेयर में ओजोन लेयर है, उसको हमने कैसे सेफ गार्ड करना है, उसको कैसे प्रोटेक्ट करना है, उसके लिए वियना कन्वेंशन जो है उसका वियना कन्वेंशन हुआ। इवन दो ये इसने कोई अभी एज सच कोई लीगली बाइंडिंग गोल्स नहीं दिए थे कि हमने इतना सारी मेंबर कंट्रीज ने इतने % रिड्यूस करना है, या इस वे में हमने क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स या क्लोरोफ्लोरो सब्सटेंसेस को यूज करना है। वियना कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द ओजोन लेयर, जो वियना कन्वेंशन था फ्रेंड्स, ये प्रोटेक्शन के लिए था ओजोन लेयर की। लेकिन जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था, ये उन सब्सटेंसेस की बात करता था जो ओजोन लेयर को डिप्लीट करते हैं, जो ओजोन लेयर को धीरे धीरे खत्म करते जा रहे हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल उसकी बात करता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आपने इस चीज का पूरा पूरा ध्यान रखना है कि जो वियना कन्वेंशन था वो हमारे ओजोन लेयर की प्रोटेक्शन के लिए था, लेकिन जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था वो उन सब्सटेंसेस की बात करता था जो हमारे ओजोन लेयर की, अर्थ की ओजोन लेयर को डिप्लीट कर रहे हैं। With 197 parties, they are the most widely ratified treaties in the United Nations history. फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए रेटिफाइड का मतलब होता है जो कि सभी के द्वारा कंसेंटेड हो। रेटिफाइड का मीनिंग होता है कंसेंट, जो कि बहुत सारे देशों को एक्सेप्टेड था। 197 जो मेंबर कंट्रीज थी इसकी, उनको ये एक्सेप्टेड था। तो ये यूनाइटेड नेशन की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड कन्वेंशन था। कौन सा? वियना कन्वेंशन। तो आपको कभी भी एमसीक्यूज में ये भी पूछा जा सकता है कि विच कन्वेंशन वाज द मोस्ट वाइडली रेटिफाइड ट्रीटीज इन द हिस्ट्री और इन द यूनाइटेड नेशंस हिस्ट्री। तो आपने वियना कन्वेंशन को टिक करना है। चलिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा ओजोन लेयर के बारे में पढ़ लेते हैं। वैसे ये सब चीजें आपको पूरा डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर में करवाई जाएंगी, लेकिन चलिए जस्ट अ ग्लैंस हम इसको देख लेते हैं। ओजोन इज अ गैस दैट इज नेचुरली प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। ओजोन एक गैस है जो कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। The large amount of ozone in the part of upper atmosphere known as the stratosphere is often referred to as the ozone layer. जो हमारे स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन गैस है दोस्त, उसने एक अपनी परत बना रखी है जिसको कि हम ओजोन लेयर कहते हैं। आप सबको पता होगा कि जो हार्मफुल रेडिएशन है उससे हमें ओजोन बचाती है, और इसीलिए जो ब्लैक होल की प्रॉब्लम आ रही है फ्रेंड्स, वो भी इसी से एसोसिएटेड है। वो आगे चल के आपको पढ़ाया जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये जो ट्रीटी थी फ्रेंड्स, सितंबर 16 1987 में इस पे सिग्नेचर हुए, लेकिन इसको फोर्स में लाया गया जनवरी 1 1989। इसका एम क्या था? टू रिड्यूस द प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस। जनरली फ्रेंड्स, हमने देखा है जो भी कोई
एयर प्रेशर की चीज़ें होती हैं, जैसे हमारे परफ्यूम्स हो गए, आजकल वो हमारे ये एरोसोल्स कंटेंट कुछ आइटम्स आ रही हैं बहुत सारी। जनरली हम ये देखते हैं कि जो हमारी शेविंग क्रीम्स होती हैं, जो ये फोम वाली शेविंग क्रीम हम जिसे कह सकते हैं, ये सारे सब्सटेंस जो होते हैं इनमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो है CFC11, CFC12, CFC1113, हेलोन 1211, HCFC 22, हेलोन 1301, ये सारी जो है फ्रेंड्स, जो हैं, ये हमारे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की काइंड्स हैं। ये उनकी इंटेंसिटी वाइज ये उनका नॉमेनक्लेचर हुआ है, in order to reduce their abundance in the atmosphere and thereby protect the earth। तो बेसिकली जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का हमने आपको पहले ही बताया कि उसका मेन पर्पस था कि इन सब क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की प्रोडक्शन को कम किया जाए। मैं फ्रेंड्स आपको एक बात बतानी चाहूंगा, ये सारे प्रोटोकॉल्स, कन्वेंशन या जो ट्रीटीज हैं, क्योंकि इंडिया मेजॉरिटी ऑफ दीज में मेंबर कंट्री है, तो जो हमारे लोकल लेवल पे हमारे लॉज बनते हैं फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, नेचर, इकोलॉजी, ये सब जो कन्वेंशन हैं, ये हमारे लोकल लेवल पे जो भी लॉज होते हैं उनके लिए एक गाइडिंग प्रिंसिपल का काम करते हैं। अदर वर्ड्स में मैं आपको समझाना चाहूंगा एक आसान लैंग्वेज में, कि जो हमारे इंडिया के लेवल पे कोई भी लॉज बनते हैं एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए, नेचर की कंजर्वेशन के लिए, वाइल्ड लाइफ की प्रोटेक्शन के लिए, वो सारे लॉज इन सारी ट्रीटीज या कन्वेंशंस को देख के ही बनाए जाते हैं। इन कंफर्मिटी विद ऑल दीज कन्वेंशंस ही वो हम उसको ड्राफ्ट करते हैं। तो हम कभी भी हमारे जो लॉज हैं वो इंटरनेशनल ट्रीटीज या कन्वेंशंस के कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर सकते। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए। इंडिया बिकेम अ पार्टी टू द वियना कन्वेंशन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ओजोन लेयर। It's not production, friends, it's protection. A protection of ozone layer on 19th June 1991, हम 19th जून 1991 में हम वियना कन्वेंशन का पार्ट बन गए, और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को हमने 17th of September 1992 ज्वाइन किया। Ministry of Environment and Forest established an ozone cell and a steering committee on Montreal Protocol to facilitate implementation of the India Century Program for phasing out the ODS production by 2010। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट ने भी एक एनवायरनमेंट सेल और स्टीयरिंग कमेटी का गठन किया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के ऊपर, ताकि जो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस हैं उनकी प्रोडक्शन को धीरे धीरे उनकी प्रोडक्शन को कम किया जाए, उनको फेज आउट किया जाए बाय 2010। ऑब्वियसली अभी हम 2021 में अभी चल रहा है, तो और आगे के टारगेट्स भी सेट कर दिए होंगे। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारा कोयोटो प्रोटोकॉल। कोयोटो प्रोटोकॉल इज अ प्रोटोकॉल टू द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ये बेसिकली हमारा UNFCCC का पार्ट है। जो कोयोटो प्रोटोकॉल है, ये ग्लोबल वार्मिंग को फाइट करता है। बेसिकली जो हमारा कोयोटो प्रोटोकॉल है, जो डे बाय डे, ईयर बाय ईयर हमारा ऑन एंड एवरेज ये अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से हमारे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, जिनकी वजह से फ्लड्स आ रहे हैं, ये सारा जो ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, इसको क्योटो प्रोटोकॉल हमारा गवर्न करता है। UNFCCC is an international environmental treaty with the goal of achieving the stabilization of greenhouse gas। जो सबसे बड़ा फ्रेंड ग्लोबल वार्मिंग का कारण है वो है ग्रीन हाउस गैसेज जो हैं, उनकी कॉन्सेंट्रेशन जो है एटमॉस्फेयर में, वो सबसे बड़ा कारण है। तो जो इंटरनेशनल एनवायरनमेंट ट्रीटी है UNFCCC, इसका मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो है स्टेबलाइजेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज। मतलब
उन्होंने ये कहा कि इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इस लेवल तक नहीं होना चाहिए कि जो कि हमारे क्लाइमेट सिस्टम को डेंजरली सी मतलब उसमें इंटरफियर करे। द प्रोटोकॉल वाज इनिशियली अडॉप्टेड, इसको किया गया था 11th ऑफ दिसंबर 1997 कोयोटो में, ये जापान का एक शहर है फ्रेंड्स, एंड एंटर्ड इनटू फोर्स, लेकिन ये फोर्स में आया 16th ऑफ फेब 2005 में। एज ऑन सितंबर 2011 191 देश इसके जो है वो उन्होंने इसको साइन किया है और रेटिफाई किया है। इसमें एक सीडीएम है फ्रेंड्स। सीडीएम इज अ वे टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैसेज इमिशन या ग्रीन हाउस गैसेज इमिशन थ्रू एफिशिएंट एंड साउंड टेक्नोलॉजी। ये सीडीएम फ्रेंड्स, सीडीएम ही अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। जैसे जनरली हमने देखा होगा हमारा नेशनल बिल्डिंग कोड एप्लीकेबल हो चुका है। नेशनल बिल्डिंग कोड में भी यही कहा गया है कि आप बिल्डिंग जो भी किसी गवर्नमेंट या कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर बनता है बिल्डिंग का, तो उसको इस वे में बनाया जाए ताकि उसमें नेचुरल लाइट की इनकमिंग हो, ताकि हमें जो बल्ब हैं, सीएफएल हैं, इनका हमें यूज कम से कम करना पड़े। तो अभी तो ये बहुत आगे बढ़ चुका है, इसके बारे में हम फिर देखेंगे। ये ग्रीन हाउस इफेक्ट देख रहे हैं हम। देखिए फ्रेंड्स, ये कुछ सोलर रेडिएशन जो आ, हमारे अर्थ को जब उन्होंने टच किया तो कुछ सोलर रेडिएशंस को अर्थ ने एब्जॉर्ब कर लिया, लेकिन कुछ रेडिएशंस को जैसे ही दिन ढलता है, शाम ढलती है, तो क्या होता है वो इंफ्रारेड रेडिएशंस को दोबारा से हमारा अर्थ जो है वो एटमॉस्फेयर में छोड़ देता है, जिसकी वजह से और इन रेडिएशंस को जो है जो ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं उनके द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, जिससे कि हमारे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो इसी जब अर्थ कुछ ग्रीन हाउस गैसेस कुछ ऐसे बेसिकली गैसेस से बना है जो कि बहुत हार्मफुल हैं और जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत लंबे समय तक टिक जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो है ऑन एंड एवरेज जो हमारे अर्थ का टेम्परेचर है वो ईयर ऑन ईयर वो इंक्रीज होता जा रहा है। ग्लोबल वार्मिंग अकर्स when carbon dioxide and other air pollutants collect in the atmosphere and absorb sunlight and solar radiation that have bounced off the earth's surface। तो ग्लोबल वार्मिंग कब होती है फ्रेंड्स? जो CO2 को और कुछ अदर जो एयर पॉल्यूटेंट्स हैं उनको वो सनलाइट एब्जॉर्ब कर लेते हैं एंड सोलर रेडिएशन दैट हैव बाउंस्ड ऑफ द अर्थ सरफेस। नॉर्मली दिस रेडिएशन वुड एस्केप इनटू द स्पेस। जो ये रेडिएशंस हैं ये तो स्पेस में एस्केप हो जाती हैं, ये तो स्पेस में चली जाती हैं, लेकिन जो ये पॉल्यूटेंट्स बच जाते हैं ये बहुत ईयर्स तक या सेंचुरीज तक हमारे एटमॉस्फेयर में रहते हैं और ये हीट ट्रैप करते रहते हैं और जिससे कि हमारा एटमॉस्फेयर है उसका डे बाय डे जो है वो हॉटर होता जा रहा है। द हीट ट्रैपिंग पॉल्यूटेंट्स कौन से हैं दोस्तों? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, वाटर वेपर, सिंथेटिक फ्लोरोनेटेड गैसेस, इनको हम ग्रीन हाउस गैसेस भी कह देते हैं। एट नेगोशिएशंस Annexure 1, Annexure I countries collectively agreed to reduce their greenhouse gas emission by 5.2% on average for the period 2008 to 12। जो यूएस जैसी बेसिकली इसमें कुछ अनेक्चर दिए गए हैं, वो अनेक्चर किस हिसाब से दिए गए हैं दोस्तों? वो अनेक्चर दिए गए हैं एज पर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। कुछ कंट्रीज डेवलप्ड कंट्रीज हैं और कुछ डेवलपिंग कंट्रीज। जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनको जनरली अनेक्चर आई में रखा गया है, बाकी कंट्रीज को अदर अनेक्चर्स में डाला गया है। तो जो अनेक्चर आई कंट्रीज हैं वो कलेक्टिवली उन्होंने आपस में मतलब जब नेगोशिएशन हुई कि कितना परसेंटेज जो है कंट्रीज ग्रीन हाउस गैसेस को रिड्यूस करेंगी,
तो उन्होंने क्या उसमें नेगोशिएट किया कि जो एनेक्सर आई कंट्रीज हैं वो ग्रीन हाउस गैसेस का जो एमिशन है 5.2% तक वो अपना ऑन एंड एवरेज 2008 से 2012 तक उसको कम करें। तो ये जो चैप्टर था फ्रेंड्स, इसमें हमने अपना इंटरनेशनल कन्वेंशन हमारा इसमें पूरी हो जाती हैं। चलिए अब हम इसकी एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हजार्डस मटेरियल पे फ्रेंड्स दो कन्वेंशन हुई हैं, बेसल कन्वेंशन 1989 और स्टॉकहोम कन्वेंशन 2001। लैंड के ऊपर फ्रेंड्स एक ही हमारी कन्वेंशन है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, UNFCCC, और एटमॉस्फेयर के ऊपर फ्रेंड्स तीन कन्वेंशन है, वियना कन्वेंशन 1985, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987, क्योटो प्रोटोकॉल 1997। तो अब इससे हमारा फ्रेंड्स इंटरनेशनल कन्वेंशन पूरा हो जाता है। होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, और काइंडली हमारा अगर आपको ये लेक्चर पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।